नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त होस्ट विवेकजीत फिर स्वागत हो गया हूं करंट अफेयर के एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम एनडीए की करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और उसको हम ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस जो हमारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इतिहास बनने वाला है। अब आप बोलेंगे इतिहास बनने वाला है, कहां इतिहास बनने वाला है? तो आप सबने सुना होगा हमारी पहली प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, 12वीं प्रेसिडेंट थी। मगर अब आप ये सुनने वाले हैं कि हमारी सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनने वाली है। अब बोलेंगे सर अभी तो रामनाथ कोविंद थे, अभी बात चल रही है इलेक्शन की और आप बोल रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, हमारी नई वुमेन प्रेसिडेंट बनने वाली है। और एक और खास, वो एक आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ओके ओके सर, है कौन ये? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। ये कौन बनने वाली हैं? ये हो सकता है कि आपको एक महीने बाद आपको पता चलेगा या फिर आपको सुनाई दे कि हमारी नई प्रेसिडेंट, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ओके, तो सर ये है कहां से, बिलोंग कहां से करती है? तो ये एक उड़ीसा से बिलोंग करती हैं और इनका जन्म 1958 में हुआ था। ये हमारे झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। ओके, अच्छा सर, और कहां-कहां ये सर्व कर चुके हैं? तो ये उड़ीसा के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कौन रह चुकी है? तो वहां की उसकी मेंबर रह चुकी हैं। ओके सर, ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी पार्टी, एनडीए पार्टी से बिलोंग करती हैं। ओके सर, क्या ये अकेले खड़ा हो रही इलेक्शन में? क्या नहीं, इनका ऑपोजिशन भी खड़ा हो रहा है। ऑपोजिशन कोलिजन करके जो सेकंड मेंबर है उसको खड़ा कर रहा है। वो कौन है? यशवंत सिन्हा। अब बोलेंगे सर शायद ये नाम सुना है हमने। हाँ दोस्तों, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं यशवंत सिन्हा जी, जिनको हमारे ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इनको खड़ा किया है। अच्छा सर, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये पटना से बिलोंग करते हैं। 1937 में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, तो ये किस पार्टी से हैं? तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं तृणमूल कांग्रेस, जो कि किसकी पार्टी है? ममता बनर्जी की। इनका पूरा कोalition मिलकर क्या बनाया है? ये पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी खड़ा किया किसके खिलाफ? द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, कौन सा प्रेसिडेंट आने वाले हैं इस बार? कौन से प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है? तो ये हमारे 16th प्रेसिडेंट होंगे जिनका चुनाव अभी होने वाला है। मतलब कि जो 15th प्रेसिडेंट कौन है हमारे? तो हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी कौन है हमारे 15th प्रेसिडेंट हैं। 16th प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। सर चुनाव कब होने वाला है? तो अगले महीने 18 तारीख को, 18 जुलाई को इसकी वोटिंग होने वाली है और 21 जुलाई को इसका काउंटिंग होगा और 26 जुलाई को हमारे रामनाथ कोविंद जी का उनका काल समाप्त होगा, उनका मतलब टेन्योर समाप्त होगा और हमारे न्यू प्रेसिडेंट का टाइम उस वक्त शुरू होगा। अच्छा सर, हम कहते हैं शपथ दिलाते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाते हैं, तो इनको शपथ दिलाने वाले हमारे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अच्छा, तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है? नथुल्लापट्टी वेंकटा रमन्ना। कौन है? एनवी रमन्ना, शॉर्ट फॉर्म कहें तो। एनवी रमन्ना कौन है हमारे? अभी रिसेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो हम किसको दिलाएंगे? हमारे न्यू प्रेसिडेंट जो बनने वाली हैं या बनने वाले हैं उनको ओथ दिलाएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिली होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन, सर ये इलेक्शन होता कैसे है? सर आज तक तो हमने देखा है कि इलेक्शन हम प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, गवर्नर चूज, सॉरी, हम प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, सीएम चूज करते हैं। सर आज तक कभी प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। सर वो करता कौन है प्रेसिडेंट इलेक्शन? सर ये चुनता कौन है, सब सेलेक्ट करता है? तो दोस्तों ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें कि हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोकसभा, राज्यसभा में बैठे हैं, उनके द्वारा चुना जाता है ये। ओके, चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इतिहास पे चलते हैं। अब एक और इतिहास होने वाला है। कुछ दिनों में आप सुनने वाले हैं कि इजराइल के नए पीएम बन गए हैं। अब आप बोलेंगे सर अभी तो चुनाव इजराइल में हुआ था, अभी तो नफ्ताली बेनेट बन के आए थे इजराइल के पीएम, और आप अभी कह रहे हैं कि नए पीएम बनने वाले हैं। और बनने वाले भी कौन है? तो वो एक पत्रकार हैं, उनका नाम क्या है? तो यायर लपिड। कौन है ये? एक पत्रकार है जो कि
नफ्ताली बेनेट के पार्टी मतलब उनके रहन सहन, जब वो प्रेसिडेंट पीएम थे तो उस टाइम पे उस टेन्योर में वो एज अ रिपोर्टर काम करते थे। अच्छा, आपने सुना होगा कि 3.5 साल में क्या हुआ है, 5 बार इजराइल में चुनाव हो गया है। अब बोलेंगे 3.5 साल में 5 बार चुनाव हो गया है। हाँ, मतलब कि यहां पे जो कोalition गवर्नमेंट बनी थी वो एग्जिस्ट नहीं कर पाई है। कुछ दिन जो चला पाए, नहीं तो अंत में क्या फैसला आया कि हम इस पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं, मेरा काम तो हो गया, अब आप लीजिए। अब आप कुछ दिनों में ये भी सुनने वाले हैं कि फिर चुनाव होगा, क्योंकि नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि हम फिर चुनाव करा सकते हैं, हम फिर चुनाव कराएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों कितना चिन्ह डाला। अच्छा, एक और, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, ड्यूमा कहां पे कहते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। एक नेसेट होता है, तो नेसेट कहां की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इजराइल को क्या कहते हैं हम लोग, नेसेट कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्री डिमांडेड इन यूएनएससी टू क्लेम अ इंडियन सिटीजन एज अ टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट। अब बोलेंगे आतंकी, वो भी अंतरराष्ट्रीय आतंक, किसको साबित करने की कोशिश की जा रही है, किस इंडियन को साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों पहले तो पाकिस्तान ये ट्राई बोल रहा था कि जो गोविंद पटनायक हैं, जिनका नाम कभी मुझे लगता है कि आपने ना किसी ने नहीं सुना होगा, उनको एक आतंकी बता रहे हैं। कौन से, इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की कोशिश बता रहे हैं। ये यूएनएससी में वोटिंग हुई इस पे कि इनको जो गोविंद पटनायक हैं उनको क्या कर दिया जाए, ये उनको आतंकी घोषित किया जाए, वो भी इंटरनेशनल आतंकी। अच्छा सर, क्या सर मान लिया सबने, क्या हाजिर सबने आगे कर दिया, तो नहीं दोस्तों, इंडिया समेत 5 कंट्रियों ने बोला कि हम नहीं मानने वाले हैं। कौन कौन सी कंट्रियां थी, तो यूके, यूएस, फ्रांस, अल्बानिया और इंडिया। आउट ऑफ 15 कंट्रीज 5 have abstained, 5 have told that we are just saying no over this rule। हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, जो गोविंद पटनायक हैं उनको हम इंटरनेशनल आतंकवादी नहीं मानने वाले हैं। और इतना कह के इस जो उठा था मांग, जो मांग उठाई थी पाकिस्तान ने, उसको क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। अच्छा सर, कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर्स हैं सर यूएनएससी में, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल यूएनएससी कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अच्छा सर, परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो चाइना, रशिया, यूके, यूएस एंड फ्रांस। चाइना, रशिया, यूके, यूएस एंड फ्रांस, ये 5 कंट्रियां कौन सी हैं, परमानेंट कंट्री है, जिनके पास वीटो पावर है कि कोई डिसीजन लेते हैं तो उन पे ये वीटो लगा सकते हैं। और इस वीटो का बहुत बड़ा महत्व है, किसी डिसीजन को ना कहने के लिए एक वीटो लग जाए तो सब मान जाए, मगर एक वीटो लग गया, आउट ऑफ दिस 5 कंट्रीज ने वीटो लगा दिया तो डिसीजन क्या हो जाता है, ना हो जाता है। ओके सर, इंडिया की तरफ से कौन बैठा है वहां पे यूएनएससी में, तो टीएस त्रिमूर्ति जी। कौन, टीएस त्रिमूर्ति जी हमारे वहां पे कौन है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लैक स्वॉर्न। अब बोलेंगे ब्लैक स्वॉर्न, सर ब्लैक स्वॉर्न कभी सुना नहीं सर, व्हाइट स्वॉर्न सुना है हमने। तो दोस्तों ब्लैक स्वॉर्न एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकल डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट है। कैसा डिप्रेशन, कोई अनप्रिडिक्टेबल डिप्रेशन आ जाए अगर कंट्री पे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही कहते हैं ब्लैक स्वॉर्न कहते हैं। समझे बात, मतलब कि अगर कोई ऐसा डिप्रेशन जो कि अनप्रिडिक्टेबल क्या है, डिप्रेशन है, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था और डिप्रेशन पड़ गया, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्लैक स्वॉन कहते हैं। जैसे कि ब्लैक स्वॉन दिखना जैसे कि बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। अगर मैं कह दूं कि किसी इंसान के 3 आंखें हैं, अब आप आश्चर्य पड़ जाएंगे, और अचानक से आपने किसी को देख लिया कि इसके 3 आंखें हैं, तो सोचिए कितनी मतलब एक तरह से क्या हो गया, आप तरह से अनप्रिडिक्टेबल चीज देख ली है। तो उसी तरह से ब्लैक स्वॉर्न की बात हो जा रही है। अब ये इकोनॉमी में क्या होता है, तो कोई ऐसा डिप्रेशन जो कि प्रिडिक्टेबल है, लोग सोच रहे हैं मगर कब आएगा ये नहीं सोच पा रहे, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे डिप्रेशन क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं ब्लैक स्वॉर्न कहते हैं। ओके, अच्छा तो सर ये होने वाला क्या है, तो दोस्तों अगर आप बेफजूल खर्चा करते हैं, आप पैसे को कहीं पे
मतलब बेफिजूल खर्च कर रहे हैं, एक तरह से पैसा क्या कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। पैसे बचा लीजिए अपने, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये हो सकता है कि पैसे की कमी पड़ जाए आपके पास, तो पैसे को क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, पैसे को सही से यूज कीजिए। क्योंकि अमेरिका का जो एक्सपेंस और बोल सकते हैं अमेरिका का जो रेट है, जो हाई रेट कह सकते हैं कि जितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो उनका हाई रेट है, या फिर जो उनका प्राइस कॉस्ट रेट है, वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। मतलब महंगाई दर कह सकते हैं वो क्या हो गया, अमेरिका में बढ़ गया है। जो डिफरेंस है महंगाई दर को, उसमें 8% का डिफरेंस आ चुका है। सोचिए दोस्तों कितना का डिफरेंस आ रहा है। और हम सब अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, अमेरिका के बैंकों में इन्वेस्ट किए हैं। ऐसा तो बहुतों ने किया है। अच्छा सर, ये जो होता है, जितना भी सब डिमांड और जो इवेंट्स हो रहे हैं सर, क्या इसके पीछे कोई रीजन है क्या? तो हाँ, सप्लाई एंड डिमांड चेन। कोविड टाइम में सप्लाई एंड डिमांड चेन क्या हुआ था, गड़बड़ाया था। उस टाइम पे सप्लाई बहुत थी मगर डिमांड कम थी, मगर सप्लाई बहुत था। जैसे कोविड खत्म हुआ, सप्लाई भी बढ़ा, डिमांड भी बढ़ी। मगर जैसे जैसे समय बीता, रशिया यूक्रेन वॉर आया, इसमें हमने क्या देखा, डिमांड तो बढ़ गई मगर सप्लाई कम हो गई। तो इसके कारण क्या आने लगा, डिप्रेशन आना शुरू हो गया, महंगाई बढ़ने लगी। और अगर ऐसे हमने इसको अगर हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो क्या होगा, कुछ सालों में बहुत ज्यादा महंगाई दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें उसको फोकस करने की जरूरत है। चलिए, तो एक और चीज, बिटकॉइन। लोग कहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पैसा लगाते हैं। अभी आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बिटकॉइन का भी हालत खराब पड़ा है। तो दोस्तों आपसे यही एडवाइस है कि आप बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे पैसा इन्वेस्ट ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारत बंद तो आपने बहुत सुना होगा, मगर अभी रिसेंट में भारत बंद हुआ था। कब हुआ था? तो 20 जून 2022 को क्या हुआ था, भारत बंद हुआ था। अब अच्छा, बंद क्यों हुआ था? तो जो अग्निपथ जो स्कीम निकली है, गवर्नमेंट ने निकाली है सेना में भर्ती के लिए, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी भर्ती के लिए, उसके विरोध में, जो कि 4 साल के लिए भर्ती कर रही है लोगों को, उसके विरोध में ये भारत बंद की योजना चली थी। ठीक है, तो अच्छा सर क्या ये नोटिफिकेशन आउट हो गया? जो हम बात चल रही थी, जो लोग बात कर रहे थे रोकने के लिए कि हम नहीं चाहते भाई भर्ती ना हो, 4 साल भर्ती ना हो, क्या वो सब लोगों की बात मान ली गई? नहीं दोस्तों, सरकार ने बताया कि हमारी सिम कितने हमारे लिए अच्छी है, हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारी फिजिकल आर्मी डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस 4-year प्लान ऑफ अग्निपथ स्कीम। तो इसको हटाने का तो कोई रूल ही नहीं बनता, सरकार ने ऐसा कह दिया है। अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की क्या नोटिफिकेशन आने वाली है। आर्मी की कब गाइडलाइंस आने वाली है? तो 1 तारीख को आने वाली है। 24 जून से नेवी का, एयरफोर्स का क्या होने वाला, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, और नेवी का भी जल्द होने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पीएम टू अटेंड ब्रिक्स समिट फ्रॉम 23 जून एंड टू 24, मतलब कि आज और कल पीएम क्या करने वाले हैं, विजिट करने, सॉरी कौन समिट करने वाले हैं, तो ब्रिक्स समिट को अटेंड करने वाले हैं। ओके, अच्छा सर, ब्रिक्स समिट होता क्या है? तो ये 5 देशों का एक समूह है, जिसमें कि कौन कौन सी कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री मिलकर। बोलेंगे सर क्या इंडिया जाएगा क्या मिलने चाइना से? सर इतना गलवान घाटी का मैटर चल रहा है, क्या इंडिया जाने वाला है क्या? नहीं दोस्तों, इंडिया जाएगा नहीं। ये एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है इंडिया और ब्रिक्स के साथ में। मतलब कि पीएम मोदी इंडिया में रहते हुए ये समिट को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, वर्चुअली समिट को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। ओके, कब कब होने वाली है? तो 23 से 24 होने वाली है। अच्छा सर, कौन सा एडिशन है ये? तो 14th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट होने वाला है। कब? अभी होने वाला है। ये बनाया गया था एक ग्लोबल डेवलपमेंट को एस्पेक्ट देखकर, ग्लोबल डेवलपमेंट को व्यू देखकर इसको बनाया गया था। अच्छा, ओके सर, कभी कभी इंडिया ने इसको हेल्ड किया है क्या? तो हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली समिट हुई थी उसको इंडिया ने हेल्ड किया था। 13th जो समिट हुई थी 2000, जो इससे पहले वाली, उसमें इंडिया ने क्या किया था, इसको हेल्ड किया था। पहली समिट कब हुई थी? तो 2009 में इसका गठन हुआ था, और फर्स्ट समिट जो हुई थी ब्रिक्स की, उसी टाइम पे 2009 में हुई थी। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन, आप सबने सुना होगा। अभी पीवी सिंधु हमारी कौन सा मेडल जीत के आई थी इस वाले ओलंपिक में? तो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं। इससे पहले 2016 ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती थी वो? तो सेकंड ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी। और तो अभी 2020 में कौन सा मेडल जीती है वो? तो 2020 में ब्रॉन्ज जीती हैं और 2016 में वो सिल्वर जीती हैं। ओके, उन्होंने चैंपियनशिप में, अभी जो चैंपियनशिप हुई है 2022 की एशियन चैंपियनशिप में, कौन सा पोजीशन उनका आया है? थर्ड पोजीशन, मतलब ब्रॉन्ज पोजीशन से वो सम्मानित हुई हैं। ओके, ये कहां की है ये? तो ये रहने वाली कहां की है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट द सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इन बेंगलोर ऑन 20 ऑफ जून। पीएम मोदी 20 जून को क्या किए? उन्होंने सेंटर ऑफ ब्रेन रिसर्च का मतलब उन्होंने इनॉग्रेशन किया। कहां पे किया? तो बेंगलोर में किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 ऑफ जून को। अब बोलेंगे सर रिफ्यूजी होते क्या है? तो रिफ्यूजी या दोज पीपल्स जिनको फोर्सफुली क्या किया गया है, उनको फोर्स किया गया है ताकि वो अपने देश को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के दूसरे जगह पे बस जाएं, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाएं, वो रिफ्यूजीज कहलाते हैं। तो हम रिफ्यूजी डे मनाते क्यों हैं? तो उनका एम क्या होता है? टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ रिगार्डिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द रिफ्यूजीज हु फोर्स टू लीव देयर होम ड्यू टू नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड कैलामिटीज। नेचुरल, कोई नेचुरल आपदा है या मैन्युफैक्चर कोई बनाई हुई आपदा है, कोई लोगों को द्वारा बनाई गई आपदा है, उसके कारण अगर किसी को फोर्स किया जाता है, किस लिए? अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने के लिए, अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाने के लिए, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने के लिए, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी एज अ रिफ्यूजीज। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस? जो भी कांग्रेस है उसी की बात हो रही है। तो आप सबको पता है कि कांग्रेस जो है एक नेशनल पार्टी है, जो सबसे पुरानी नेशनल पार्टी है इंडिया की। कब बनी थी? 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था? गठन हुआ था। किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। उस टाइम पे उन्होंने बताया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए अलग अलग पार्ट से अलग अलग रहकर लड़ने से अच्छा क्या है, हम एक रहकर लड़ते तो हमें जीत जरूर मिलेगी, हम जरूर अंग्रेजों से जीत पाएंगे, और अपना जो हमारी जो चीजें, हमारे जो रूल है, हमारे जो वर्क हम उनसे करवा पाएंगे। उस टाइम पे एओ ह्यूम ने बनाया था। अच्छा, उस टाइम पे सर हेड कौन था अंग्रेजों का? तो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन। कौन था? वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन इज द वाइसरॉय एट दैट टाइम ऑफ व्हेन आईएनसी वाज फॉर्म्ड। एक था वेल थ्योरी, उस वक्त बहुत फेमस हुई थी। क्या कहा गया था? हमारे इंडियंस कह रहे थे कि ये लॉर्ड डफरिन ने बनवाया है एओ ह्यूम को बोल के, ताकि ये जो कांग्रेस है एक तरह से दीवार बन जाए। किसके बीच में? हिंदुस्तानी मतलब सिटीजन्स और अंग्रेजों के बीच में। और आईएनसी को क्या बना लीजिए? एक तरह से दीवार बना लीजिए, ताकि लोग कहेंगे आईएनसी को, आईएनसी हमें कहेगा और हम आईएनसी को मना करेंगे। और जब आईएनसी तक लोगों को मना करेगा तो लोग क्या समझेंगे कि मना अंग्रेज थोड़ी ना कर रहे हैं, मना कौन कर रहा है? आईएनसी मना कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मना कर रही है। तो सेफ्टी वैल्व थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे जब आईएनसी का गठन हुआ था। अच्छा सर, पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो पहले प्रेसिडेंट बने थे उमेश चंद्र बनर्जी, हमारे आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फिर फर्दर चल के दादा भाई नौरोजी भी बने, मतलब इसके फर्दर चल के बहुत सारे प्रेसिडेंट के बने। अच्छा सर, क्या बस एओ ह्यूम ने मिलकर मतलब 1885 में गठन किया था? तो इसके साथ दादा भाई नौरोजी को भी माना जाता है कि वो भी इस आईएनसी के फाउंडेशन में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो सर दादा भाई नौरोजी कुछ और कहते हैं क्या? अगर आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चंस यही होते हैं समाप्त। मुझे उम्मीद है आज आप लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, हर इश्यू को कवर किया आपने। आज हमने हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की, और ये क्वेश्चंस हमारे एनडीए, हमारे यूपीएससी, सीडीएस,
फिर रेलवे जैसे एग्जामों के लिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए, नोट्स बनाइए और उसको लर्न कीजिए, उसको समझिए, अपने व्यू रखिए और जरूर एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद।